श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अभी का समय संक्रमण का समय चल रहा है। कुछ बिकाऊ लोग सनातन धर्म के ग्रंथों पर प्रश्न उठा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्न कि उनको जलाया जाता है तो उनको क्यों नहीं जलाया जाता है, इस प्रकार के प्रश्न उठा रहे हैं। पर ये दूसरे धर्म पर नहीं बोलते, केवल सनातन धर्म पर ही बोलते हैं। इनको पता है कि यदि दूसरे धर्म पर बोला गया तो तत्काल हमारा इलाज हो जाएगा। कहते हैं नहीं, मार्ग से भूत भी भग जाता है, वही वाली कंडीशन इनके साथ है। और इनको डिबेट में बुलाकर अगर कहो नहीं कि तुम उस धर्म पे बोल के बताओ उसके बारे में क्या कहोगे, तो ये कहेंगे हम उसके बारे में क्यों बोले। इनको पता है कि बोले नहीं, इलाज हुई नहीं। सनातन धर्म ऐसा है जिसका कोई मालिक नहीं है, उसके ऊपर कुछ भी बोला जा सकता है। जितनी बुराई करना हो सनातन धर्म की कर सकते हैं। उसमें भी सनातन धर्म के लोग ही कुछ ऐसे हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी सनातन धर्म के व्रत पर्व बड़े आसानी से, बड़े प्रेम से सभी मना रहे हैं, एक दिन पहले एक दिन बाद। परंतु कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको कहीं से कुछ पैसा मिल गया होगा, तो वो चाहते हैं कि इन व्रत पर्वों को एक महीना आगे पीछे कर दिया जाए, ताकि दूसरे जो लोग हैं उनको कहने का ये एक रास्ता मिल जाए कि देखो तुम्हारे व्रत पर्वों में क्या दम है। कोई एक महीना पहले मना रहा है और कोई एक महीना बाद मना रहा है। एक दो दिन का तो अपन कह सकते हैं कि यार वो उनने इस कारण से एक दिन पहले और उनने एक दिन बाद मना लिया। पर जब एक एक महीना गड़बड़ होगा तो जनता को भड़काना बड़ा आसान होगा कि देखो तुम्हारे तो व्रत पर्व जो है वो एक महीना आगे पीछे चल रहे हैं, तो उसमें फिर जो है वो तुम्हारे ग्रंथ ही ऐसे उटपटांग लोगों ने लिखे हैं, जिसमें कोई कह रहा है कि एक महीना पहले व्रत होगा, कोई कह रहा है एक महीना बाद व्रत होगा। परंतु ये जो थोड़े से धन के लालच में जो कर रहे हैं वो सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसका प्रतिफल इनकी कई पीढ़ियां भुगतेगी। देखिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उस महीने में ये ऋतु होना चाहिए। बसंत ऋतु कब होना चाहिए? तो भाई बसंत ऋतु फाल्गुन और चैत्र में होना चाहिए। ठीक है, अगर एक ऋतु मिल रही है उस महीने में तो बाकी सारी ऋतुएं मिल जाएगी। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि सन 2010-11 के चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 16 मार्च को रही, 11-12 की 4 अप्रैल, 12-13 की 23 अप्रैल, 13-14 की 11 अप्रैल, 14-15 की 31 मार्च, 15-16 की 21 मार्च, 16-17 की 8 अप्रैल, 17-18 की 29 मार्च, 18-19 की 18 मार्च, 19-20 की 6 अप्रैल, 20-21 की 25 मार्च, और 21-22 की 13 अप्रैल, 22-23 की 2 अप्रैल और 23-24 की 22 मार्च। ये चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तारीखें हैं इन सन की। तो अब आप ये कह सकते हैं कि 20 अप्रैल को क्या समाप्त होगा? बसंत ऋतु। प्रतिवर्ष 19 फरवरी से 20 अप्रैल में बसंत ऋतु समाप्त होती है। देखिए, 20 अप्रैल चैत्र शुक्ल पक्ष में पड़ रही है। यहां अगर आप देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि चैत्र शुक्ल पक्ष में ही 20 अप्रैल पड़ रही है। यहां देखिए 16 मार्च से मतलब वो वैशाख कृष्ण पक्ष में चली जाएगी। ठीक है, 4 अप्रैल में अगर 16 दिन जोड़े तो वैशाख कृष्ण एकम को आपकी बसंत ऋतु उतरेगी, मतलब चैत्र पूरा रहेगी। तो 2 महीने हैं इसके, प्रत्येक ऋतु 2 महीने की है। तो अगर वैशाख कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को बसंत ऋतु समाप्त होगी, इसका अर्थ है कि पूरा चैत्र रहेगी और पूरा फाल्गुन रहेगी। अब इन पर सब पर अध्ययन करें
तो चैत्र और फाल्गुन में बसंत ऋतु ही पड़ती है। 19 फरवरी से 20 अप्रैल अक्सर आप पंचांग उठा के देखेंगे तो फाल्गुन चैत्र में ही पड़ता है। ठीक है, अगर बसंत ऋतु वहीं पर मिल रही है, इसका अर्थ यह है कि आगे की ऋतुएं अपने आप उन महीनों में मिलती हैं। अब वो क्या है, अधिक मास आया तो 15 दिन आगे, फिर अधिक मास निकल गया 15 दिन पीछे, ऐसे 15 दिन आगे पीछे होती रहती है। उसको गणित नहीं लेते हैं क्योंकि वो अधिक मास के कारण आगे पीछे हुआ करती है और फिर अपने स्थान पर आ जाती है। ठीक है, अब कुछ कहते हैं, ये बात आप समझ चुके। मैं आपको दूसरी बात लिख के बताता हूं। ये बसंत रात्रि की तारीखें दी थी। देखिए, अब एक भाई साहब ने कमेंट किया कि भारत की कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी की ये रिपोर्ट है। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास ये नहीं उपलब्ध है, ये भारत की कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी की रिपोर्ट की कॉपी है जो मेरे पास भी उपलब्ध है, पूरी अंग्रेजी में है, उल्टी पकड़ी है, इसको सीधी पकड़ के बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी, इसका पूरा भारत सरकार का है ये, और उनका ये कहना है कि 21 मार्च से जो है उनने राष्ट्रीय तारीख को माना है, चैत्र को माना है। देखिए, इसमें जो राष्ट्रीय महीना प्रारंभ होता है वो पंचांग के हिसाब से 21 मार्च के लगभग उनने एक तय किया कि 21 मार्च से आपका चैत्र माह प्रारंभ हो जाएगा। तो 21 मार्च या फिर 22 मार्च, इससे आपका नया जो है वो चैत्र प्रारंभ होगा। और उनने जो तारीखें फिक्स करी थी वो तारीखें इस प्रकार से है, जैसे चैत्र 21 या 22 मार्च से चलेगा, वो 21 या 22 मार्च से चलकर 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख करते करते 30 या 31 तक प्रत्येक माह चलेगा। अब ये जो चैत्र महीना है, ये चैत्र महीना पड़ता है आपका फाल्गुन में या चैत्र कृष्ण पक्ष में, इस दौरान ही पड़ता है ये चैत्र माह। कभी कभी फाल्गुन में आ जाता है, कभी अधिक मास आया तो चैत्र में आ जाता है, या अधिक मास आने से फाल्गुन में आ जाता है, ऐसा चलता रहता है। तो 21 मार्च 22 मार्च यहाँ से चैत्र महीना प्रारंभ हो जाता है। उनने जो मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में जो ये एक बैठक बुलाई गई थी, 2 वर्ष के कार्यकाल में उनने, या 1 वर्ष के कार्यकाल में, जितने में भी उनने रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास उपलब्ध है। उनको कितना भी टाइम लगाओ, हमें उस टाइम पे नहीं जाना है। उनने जितने भी समय में ये तय किया कि भाई 21-22 मार्च से हमारा चैत्र चलेगा, वो सायन सूर्य के आधार पर, सायन सूर्य जब 0 डिग्री था उस समय में, 0 डिग्री का अर्थ क्या कि फिक्स 23 डिग्री, 23 डिग्री में सूर्य स्पष्ट को जोड़ने पर सायन सूर्य 0 डिग्री पर हो जाता है। मतलब 0 डिग्री का अर्थ है कि वो मेष पर प्रवेश हो जाता है। जब 23 डिग्री अयनांश थे उस समय, जब 0 डिग्री का अर्थ है कि सूर्य स्पष्ट 000 था, अर्थात मेष राशि पर प्रवेश हुआ था, वो 21-22 मार्च को लगभग होता है, उस समय होता था 23 अयनांश के समय में। तो उस स्थिति में उनने चैत्र की 1 तारीख प्रारंभ करी थी, जब सायन सूर्य 0 डिग्री पर था। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्रत्येक माह जो है 1 से 30 तारीख या 31 तारीख तक चलेगा, ऐसा उनने निर्धारित किया। और अंग्रेजी
तारीखों की तरह उनने भी ये तारीखें निश्चित की, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तारीखें निश्चित की तो एक भाई साहब मुझे कमेंट करके कह रहे हैं कि देखिए कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी में भारत सरकार ने ये निर्णय लिया था कि चैत्र महीना वहां से प्रारंभ होगा। हाँ ठीक है, अब प्रारंभ होगा तो मैं क्या कर लूं? प्रारंभ होगा तो वो चैत्र, इसमें न कृष्ण पक्ष होगा न शुक्ल पक्ष होगा। उनने तय किया था कि हम भी हमारी तारीखें इस प्रकार से चलाएंगे, 1 से लगाकर 30 तक या 1 से लगाकर 31 तक। और जब इन तारीखों को हम चलाएंगे तो इनका हमारे व्रत पर्वों के साथ कोई मेल नहीं होगा। अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है उस पर नववर्ष प्रारंभ होगा, तो वो कब होगा? वो वास्तव में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आएगी तो ही आपको नववर्ष प्रारंभ करना है। हम जो ये 1 से 31 तारीख निर्धारित कर रहे हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो भाई साहब कमेंट कर रहे हैं, पहले वो अपने दिमाग में ये तय कर ले कि ये जो भारत सरकार ने चैत्र तय किया था वो 1 से 31 चलेगा या 1 से 30 चलेगा। परंतु उनने ये नहीं कहा कि भाई आप 1 तारीख को नववर्ष मनाएंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। आप अगर कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो उनने ये तारीखों का निर्धारण करने के बाद फिर चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नववर्ष प्रारंभ लिखा है, अलग से पंचांग का प्रारूप देकर। अगर आपने पूरी कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी हो तो एक बार पढ़ लें। क्योंकि आप किसी फेंक फट्टी करने वाले से कॉपी लेकर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो वो कार्य इसमें नहीं चल पाएगा। कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी की रिपोर्ट में 1 से 31 या 1 से 30 तारीख चलेगी, परंतु चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नववर्ष प्रारंभ होगा। अगर इस दिन चंद्र दर्शन हो जाता है तो भगवान झूलेलाल जयंती भी होगी और चेटी चंड होगा और ज्योतिष दिवस भी होगा। ये सारी चीजें इस दिन होगी, परंतु इस 1 तारीख को कोई व्रत पर्व नहीं मनाया जाएगा। हाँ, यदि मैं आपकी बात को मान लूं कि कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 21-22 मार्च को चैत्र की 1 तारीख प्रारंभ होगी, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि 1 तारीख को या 2 तारीख को चंद्र दर्शन होगा? नहीं कह सकते हो। यदि 30 तारीख है तो इसका अर्थ है कि उस दिन अमावस्या होना चाहिए। क्या उस दिन अमावस्या होगी? नहीं होगी। तो वे जो मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में जो विद्वान लोग बैठे हुए थे, कहां पर? वहां हमारी पंचांग कर्ताओं की बैठक में, उनमें इतना तो दिमाग अवश्य रहा कि उनने इसको स्वतंत्र रखा और इसको स्वतंत्र रखा। वो आप जैसे लोग नहीं थे, वे सभी विद्वान थे और इसलिए उनने निर्णय किया कि हम अगर ये चैत्र ऐसा चलाएंगे तो ये व्रत पर्व इसके साथ मेल नहीं खाएंगे। इसलिए कृपया कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी की रिपोर्ट आधी अधूरी न पढ़ते हुए उसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ें और उटपटांग कोई भी प्रमाण देने से बचे और सनातन धर्म के व्रत पर्वों को आगे पीछे करने की कोशिश न करें। यदि थोड़े से धन के लालच में पड़कर हम हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करेंगे तो धर्म के नष्ट होने से हम स्वतः नष्ट हो जाएंगे या हमारी पीढ़ियां स्वतः नष्ट हो जाएंगी। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है या वो स्वतः सुरक्षित हो जाता है। इसलिए धर्म की रक्षा करना चाहिए। तो अपने को इस कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी में स्पष्ट लिखा गया रिपोर्ट में कि ये तारीखें 1 से 30 या 31 चलेगी, वो भी नियत कर रखी उनने अंग्रेजी तारीख की तरह। परंतु हमारे सनातन धर्म में आने वाले 50 व्रत पर्व हैं, उनमें से एक भी व्रत पर्व इस तारीख के आधार पर नहीं मनाया जाता है।
कोई भी व्रत पर्व इसके आधार पर नहीं मनाया जाता है। ये जरूर है कि राष्ट्रीय शक यहां से प्रारंभ कर दिया गया। अब राष्ट्रीय शक प्रारंभ की भी 3 पोजीशन है। कौन सी पोजीशन? प्रथम पोजीशन तो यह है कि 21-22 मार्च को जब चैत्र की 1 तारीख प्रारंभ होगी तो शक भी यहां से प्रारंभ हो जाएगा, उसको कहेंगे राष्ट्रीय शक। और दूसरा शक हमारा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाएगा। और तीसरा शक जब निर्यण सूर्य मेष पर प्रवेश करेगा, 000 डिग्री पर होगा सूर्य, उस समय हमारा शक प्रारंभ होगा। ये 3 प्रकार से हम शक को प्रारंभ देखते हैं। फिर गुजरात में अलग ढंग हो सकता है, महाराष्ट्र में अलग हो सकता है, परंतु कुल मिलाकर शक प्रारंभ की ये 3 पोजीशन है। जब हम अयनांश साधन करते हैं और शक की गणना करते हैं तो वो शक हम निर्यण सूर्य के 0 डिग्री वाला लेते हैं। और जब हम संवत प्रारंभ और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा प्रारंभ करते हैं तो शक का प्रारंभ यहाँ से लेते हैं। जब राष्ट्रीय तिथि को हम लेते हैं तो शक का प्रारंभ यहाँ से लेते हैं। इस प्रकार शक की भी 3 स्थितियां बनी हुई हैं। तो हमें एक निर्णय करना है कि इन तारीखों का इन तिथियों से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और कोई भी व्रत पर्व राष्ट्रीय तिथि से आज तक न तो मनाया गया और शायद भविष्य में भी नहीं मनाया जाएगा। तो ये कोई भी मुझे ये उदाहरण न दे कि वहाँ ये लिखा है, चूंकि लगभग चीज़ें इससे संबंधित व्रत पर्व से संबंधित पढ़ रखी है और नहीं भी पढ़ी हुई हो तो मेरे पास मेरे पंचांगकर्ता मित्र इतने हैं कि जिनसे मैं सलाह ले लेता हूँ। कई बार ऐसा नहीं मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं भी हाड़ मांस का पुतला हूँ और मुझे भी कई बार विद्वानों से सलाह लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं भी विद्वानों से सलाह लेता हूँ। गुजरात में विद्वान है, महाराष्ट्र में विद्वान है, कहीं से भी जहाँ से कुछ मिलता है तो उनसे सलाह लेने से शर्म नहीं करते हैं। तो इस प्रकार मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि व्रत पर्व के ऊपर व्यर्थ का 1 माह आगे पीछे करने की कोशिश न करें, क्योंकि धर्म के नष्ट होने से हम भी नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। और इस प्रकार व्रत पर्व पर हम और चर्चा करने के पक्ष में नहीं हैं। संवत 2081 मतलब अगले वर्ष का पंचांग हमारा लगभग हस्तलिखित तैयारी की ओर है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस व्रत पर्व के ऊपर एक ऑनलाइन बैठक रखी जाए ताकि हमारे सनातन धर्म के मानने वाले सभी भाई बहन इससे परिचित हो सके कि कौन सा त्योहार कब किस आधार पर क्यों मनाना चाहिए। ये सब कब क्यों कैसे इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार विमर्श पहले ही कर लिया जाए ताकि 1 के 2 पर्व त्योहार होने से हम बच सकें। तो मैं कोशिश करूंगा कि 15 दिन 20 दिन बाद या 10 दिन बाद एक बैठक ऐसी बुलाई जाए जिसमें व्रत पर्व पर अच्छी प्रकार से चर्चा कर ली जाए, तो वो सभी के हित में होगा। क्योंकि आगे जो दीपावली आने वाली है वो भारत में 2 दिन मनाई जाएगी। एक वर्ग जो है वो 31 अक्टूबर को मनाएगा तो दूसरा वर्ग 1 नवंबर को मनाएगा। तो वो अपन चर्चा कर रहे हैं 2024 अर्थात संवत 2081 की दीपावली की। तो क्यों न उस पर हम पहले ही एक सुव्यवस्थित ऑनलाइन बैठक का आयोजन कर लें ताकि सभी उन व्रत पर्वों से परिचित हो सके और किसी का भी कोई प्रश्न हो तो वे उसमें कर सकें। परंतु इस बैठक में हम उन लोगों को बुलाने के पक्ष में नहीं हैं जो 1 माह पूर्व दीपावली मनाना चाहते हैं, 1 माह पूर्व होली मनाना चाहते हैं, 1 माह पूर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं। और एक बार जब उनको ऑनलाइन बुलाकर मीटिंग की गई
तो प्रश्नों के उत्तर ही पूरे नहीं दे पाए थे। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे इस बैठक में एक तो निर्यण पंचांगकर्ता सम्मिलित हों, विद्वत गण सम्मिलित हों, श्रोतागण भी सम्मिलित हों। हम ये नहीं कहते कि पंचांगकर्ता ही हो, श्रोता भी सुने, ताकि वे उनको केवल सुनना है, श्रोता को। पंचांगकर्ता ही इसमें बात करेंगे। तो वहां पर जाकर जब श्रोता सुनेंगे तो वो अपने परिवार, समाज को ये बता सकें कि पंचांगकर्ताओं की बैठक में इस प्रकार की चर्चा हो चुकी है और यही बात सत्य है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 10-15 दिन या 20 दिन या 25 दिन में या महीने भर में जब भी एक सुव्यवस्थित समय मिले, हम एक बैठक को ऑनलाइन करने की कोशिश करेंगे। तो आप जुड़ना चाहते हैं अगर उस बैठक से, तो हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9424066549। इसमें आप जुड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको हमारे ग्रुप से संबंधित जानकारी दे इसमें। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।